दफन 77। दोपहर की झुलसाती धूप बिखरी हुई थी, लेकिन एसीपी मुकेश की चाल में कोई रुकावट नहीं थी। उन्होंने अपनी सादी सफेद शर्ट की बाहें मोड़ी और काले गॉगल्स पहने हुए ही सीधे उस साइट की ओर बढ़ी, जहां एक समय पर माहिरा बेहोश मिली थी और हाल ही में प्रोफेसर अनिकेत अचेत अवस्था में पाए गए थे। साइट के मुख्य प्रवेश पर खड़े जवान ने सैल्यूट मारा। मैडम, सब तैयार है। जहां अनिकेत मिला था वहां मुझे खुद जाना है। उसका स्वर सधा हुआ था, लेकिन आंखों में संदेह और जिज्ञासा की लपट साफ थी। एसीपी मुकेश धीरे धीरे उस पुराने गड्ढे की ओर बढ़ी। वहां अब सिर्फ मिट्टी के निशान, झाड़ियों के बीच बिखरे कुछ कपड़े और पत्थरों पर उकेरे कुछ चिन्ह थे। उन्होंने हाथ में मौजूद कैमरे से चारों ओर की तस्वीरें खींची, फिर झुककर मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा, जैसे कोई अनुभवी शिकारी अपने शिकार के निशान पहचान रहा हो। जैसे यहाँ की हवा अब भी कुछ छिपा रही हो। उसने बुदबुदाते हुए कहा। एसीपी ने अपनी टेक्निकल टीम को निर्देश दिए, इस जगह की 3D स्कैनिंग कराओ। जमीन के नीचे कोई चेंबर हो, सुरंग हो, सब सामने आना चाहिए। तभी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ने आकर कहा, मैडम, ये देखिए, वो एक चट्टान की ओर इशारा करता है, जहां 3 अंकों 3, 6, 9 जैसे खुदे हुए थे, लेकिन मानो समय के साथ वो गुम होते जा रहे थे। मुकेश ध्यान से देखती हुई कहती है, इन्हें तुरंत स्कैन करो और मुझे इनका पैटर्न चाहिए। ये अंक मुझे बार बार दिख रहे हैं, लाइब्रेरी की फाइल में भी और अनिकेत के नोट्स में भी। एसीपी मुकेश को परालौकिक पर यकीन नहीं था, लेकिन हर बार संयोग इतने सुनियोजित लगते थे कि उसकी तर्कशक्ति भी दबाव में थी। ये सब विज्ञान की समझ से बाहर नहीं हो सकता, या तो कोई प्रयोग है या किसी गहरे खेल की परत। इसके बाद वह अपने मोबाइल से कॉल करती है, कांस्टेबल रघुवीर। जी मैडम, काशी लाइब्रेरी की सभी भूमिगत नक्शों की मांग करो। जो पुराना ट्रस्ट इसका संचालन करता था, उसके ट्रस्टी के नाम 2 घंटे में चाहिए। और हाँ, अनिकेत के लैपटॉप की मिरर इमेज मुझे भेजो, कल तक नहीं, अभी। इसके बाद एसीपी मुकेश चुपचाप नीचे उस गड्ढे में उतरती है, जहां से अनिकेत को बेहोश पाया गया था। वो पल भर वहां आंखें बंद कर खड़ी रहती है और फिर बुदबुदाती है, अगर ये सब नाटक है तो इसका मास्टरमाइंड मैं निकाल लूंगी, और अगर नहीं तो मैं खुद इस खेल की सबसे बड़ी बाधा बनूंगी। अनिकेत चेतना में डूबा अब सुरंग के उस हिस्से तक पहुंच चुका था जहां दीवारें और वातावरण बदलने लगे थे। मिट्टी अब पत्थरों में बदल चुकी थी, जिन पर अज्ञात लिपियों की नीली चमक तैर रही थी। उसके चारों ओर का तापमान असामान्य हो चुका था, पर आत्मा को कोई थकावट न थी, केवल गति थी, अनुभवों की, रहस्यों की। और तभी सुरंग के अंतिम हिस्से में एक गोलाकार कक्ष खुला। वह न गुफा थी, न मंदिर, वह एक आंतरिक्षीय प्रेक्षागृह जैसा प्रतीत हो रहा था। वहां दीवार पर एक वृत्ताकार ताम्रपट्टिका घूम रही थी, और जैसे ही अनिकेत उस ओर बढ़ा, वहां अचानक एक दृश्य प्रकट हुआ। अनिकेत अब उस गोलाकार आंतरिक्षीय प्रेक्षागृह के केंद्र में खड़ा था। उसके चारों ओर का तापमान असामान्य हो चुका था, ना गर्मी थी, ना सर्दी, बल्कि एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जो उसकी चेतना को विस्तारित कर रहा था किसी अनदेखी सीमा तक। और तभी धीरे धीरे धुंध और प्रकाश के सम्मिलन से आकार लेते हुए वह कोई साधारण दृश्य नहीं था, बल्कि कंपनों और प्रकाश की परतों से निर्मित एक चेतन आकृति। जब वह पूर्ण रूप में प्रकट हुआ, उसका आधा चेहरा एक मानव का था, आधा किसी अज्ञात प्रजाति का। उसकी आंखें भीतर तक देख रही थीं, मानो शांत, तपस्वी, ऋषि परंपरा से जुड़ी, और दूसरा आधा किसी अज्ञात परग्रही प्रजाति का, जिसकी त्वचा धात्विक और आंखें सर्पिल प्रकाश में घूमती हुई थीं। उसके सिर के पीछे एक अर्धवृत्ताकार आभा थी, जैसे सूर्य और चंद्रमा की कक्षा एक साथ घूम रही हो। जब वह बोला तो कोई शब्द नहीं निकले, पर हर शब्द अनिकेत के मस्तिष्क में गूंजा, सीधे उसके स्मृतियों, DNA और चेतना के गहराई में। मैं वह हूँ जो त्रिकाल के मध्य जागा था, अतीत से निकला, वर्तमान में सक्रिय और भविष्य की ओर अग्रसर। उसने अपने दाहिने हाथ की ओर इशारा किया और दीवार पर एक दृश्य प्रकट हुआ। एक पुराना युग, एक गांव,
जहाँ विशंभर महादेव अपनी पत्नी के प्राणों को बचाने के लिए दूसरे द्वार को खुलवा देते हैं। मैं वहीं से आया उस समय जब द्वार पहली बार टूटा, पर मेरी जागृति अधूरी रही, क्योंकि तेरे पूर्वज ने द्वार को फिर से बंद कर दिया और मुझे पुनः नींद में डाल दिया। उसकी आंखें गहराई से चमकने लगीं। अब उसने बाएं हाथ की ओर इशारा किया और वहां वर्तमान का दृश्य उभरा। राजस्थान की गुफा शोधकर्ताओं द्वारा गलती से सक्रिय किया गया द्वार, और उस द्वार से फिर एक बार लहरों का निकलना। अब वही द्वार फिर से सक्रिय हो गया है। शरण के माध्यम से द्वार की चाबी खोल दी गई और मैं अब पूर्ण रूप में जाग चुका हूँ। पर मैं अकेला नहीं जागा, मेरे साथ वो सब भी जाग गए हैं जो तांत्रिक, असुर, गंधर्व कहे गए थे, पर वे चेतना की ही विविध तरंगें हैं जो अब संतुलन से बाहर हो चुकी हैं। अब आकृति ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और वहां एक तीसरी छवि उभरी। वह द्वार जो अभी पूरी तरह खुला नहीं, लेकिन जिसकी गूंज अनिकेत के भीतर महसूस हो रही थी। तीसरा द्वार वह चेतना का मूल स्रोत है, और वह तभी खुलेगा जब तू पूर्ण रूप से संरक्षक की भूमिका स्वीकारेगा। भविष्य में वह द्वार खुलेगा, पर कौन खोलेगा यह अभी तय नहीं। या तू या वह जिसे तू अब तक अपना मित्र समझता आया है, पर जो शरण के पुनर्जन्म में प्रकट हो चुका है। अनिकेत कांप उठा। अब आकृति उसकी ओर बढ़ी। तू देख चुका है, अतीत पहचान चुका है, वर्तमान पर भविष्य का स्वरूप अभी अधूरा है। तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह रक्त है जो द्वारों को बांध सकता है, पर किसी के भीतर वह कंपन है जो उन्हें तोड़ सकता है। क्योंकि तीसरा द्वार खुलेगा, और जब वो खुलेगा तो केवल तेरे निर्णय पर निर्भर होगा कि इस बार क्या बाहर आएगा, शक्ति या विनाश। तू वह वंशज है जिसने दोनों द्वारों को छू लिया। अब तेरे शरीर की ऊर्जा और चेतना ब्रह्मांड के बीच पुल बन गई है, और इसीलिए हम तेरे जरिए बात कर सकते हैं। अनिकेत ने पूछा, तो शरण वो तुमसे जुड़ गया है? नहीं, वह हमें जगाना चाहता था, पर वह चुनिंदा ऊर्जा आवृत्तियों का वाहक नहीं है। वो केवल द्वार खोल सकता था, पार नहीं कर सकता, जबकि तुम हो विरासत। विरासत? अनिकेत चौंका। विशंभर महादेव पंडित, उन्होंने वो अनुष्ठान रोका था, पर उनका रक्त, उनका ज्ञान अब तेरे अंदर है। शरण एक की था, तू दरवाजा है। अनिकेत की चेतना अब बहुत भारी हो चली थी। उसे पता था उसका शरीर अभी भी धरती पर था, मगर अब उसका कर्तव्य केवल लौटना नहीं, बल्कि उस राज को समझकर सही निर्णय लेना है जो उसके पूर्वज अधूरा छोड़ गए थे। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।